नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे YouTube चैनल इंडियन अचीवर्स के साथ, जिसमें हम हर बार नए मेहमान के साथ नए विषयों पर बातचीत करते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं रंगकर्मी थिएटरिस्ट अरविंद गौड़ जी, जिनको रंगमंच का गुरु भी कहा जाता है। और अरविंद जी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और आज जब OTT, सोशल मीडिया, यूट्यूब, न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए जिसने सब लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और उन सब से अकेले अरविंद जी थिएटर के माध्यम से मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि आज थिएटर जो है कश्मकश में है कि वो कैसे इन सब से मुकाबला करके अपने अस्तित्व को बचा कर रखे। अरविंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद भाई एक नाटककार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन वो एक शिक्षक भी हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि वो एक कलाकार भी हैं, उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम भी किया है। उसके अलावा वो सोशल वर्कर भी हैं, और साथ ही साथ वो सबसे बड़ी बात जिंदा दिल इंसान है। तो अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विजय गौड़ जी भी आज उनसे सवाल जवाब करेंगे। नमस्कार। और विजय जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पहले सवाल से शुरुआत करें। अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पे। मेरा मन में ये प्रश्न है कि आपने अपना पूरा जीवन थिएटर में लगा दिया। लगभग 30 साल आप एक्टिवली इस काम को करते हुए बीत गए। आपको भारत में थिएटर का गुरु भी कहा जाता है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना। क्या आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से? विजय जी नमस्कार, राजीव भाई आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। और कार्यक्रम बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो मुझे बुलाया। और जो आपका सवाल है कि मैं अपनी पूरी यात्रा से संतुष्ट हूँ या नहीं, निसंदेह संतुष्ट तो मैं लगातार इसको कर रहा हूँ, निरंतर और आगे बढ़ा रहा हूँ। यात्रा बहुत लंबी रही है, और मैंने पत्रकारिता भी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी किया, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी काम किया। उसके बाद मैं इस माध्यम में आया कि मैं तलाश करना चाहता था कि जहाँ पर मैं अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से कह पाऊँ, जहाँ पर मुझे लगता था कि मैं आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें दखल दे पाऊँ और अपने समय के साथ मैं चल पाऊँ। तो ये पूरा माध्यम, मुझे नाटक का जो माध्यम है उससे मुझे वो सब कहने का मौका मिला, और मैंने लगातार किया नाटक के माध्यम में। जैसे मैं जब आया तो उस समय नाटक जो हो रहा था, तो मुझे लगा इसमें और ज्यादा गुंजाइश है, युवाओं की हिस्सेदारी बहुत जरूरत है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने युवाओं के साथ जो है एक जो नाटक बनाया, उनको ट्रेनिंग पे काम किया मैंने। कि हमारे यहाँ आमतौर से रंगमंच, एमेच्योर रंगमंच माना जाता था पहले, तो नए अभिनेताओं की ट्रेनिंग पे काम शुरू किया, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे पास आज अपने युवाओं अभिनेताओं की बहुत सारी पीढ़ियां हम लोग साथ साथ लेकर चले। और निसंदेह ये लंबी यात्रा रही है, और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और पिछले राजीव जी उसके साक्षी रहे हैं मेरे। इन्होंने लगातार जो भारत में थे तब इन्होंने देखा मुझे। हम 88 से दोस्त हैं, 88 से मिलते हैं। और जो बहुत सारे हमारे सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, जो आंदोलन हो रहे थे, उससे हमने रंगमंच को जोड़ा कि रंगमंच समाज से अलग नहीं है, समाज का हिस्सा है। और समाज में जो कुछ भी आसपास होता है, समाज में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, राजनीतिक बदलाव हो रहा है, हमारे आसपास जो पूरे विश्व भर से जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, वो सब हमने नाटक में लाने की कोशिश की। वो बहुत सारे सवाल हम लेकर आए। और एक जो सबसे बड़ी बात ये थी विजय जी, हमने नाटक को इज्म से दूर किया। कि हमने जो है इस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं उठाया, हमने सामाजिक मुद्दों पर काम किया। और इस दौरान बहुत सारे जो नए अभिनेता प्रारंभ में मेरे साथ काम कर रहे थे, जिनको मैंने ट्रेंड किया था, आज वो सिनेमा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे तो हमें लगता है कि जी क्या कहा आपने? जैसे एक दो नाम बताएं। बहुत सारे नाम हैं, जिसमें कंगना रनावत को सभी जानते हैं, दीपक डोबरियाल को सब जानते हैं,
और अभी रॉकेट बॉयज मतलब दीपक डोबरियाल से लेकर कंगना से लेकर और लेटेस्ट में अगर हम देखें जो रॉकेट बॉयज में इशफाक सिंह ने जो विक्रम साराभाई का चरित्र निभाया है वो भी अस्मिता थिएटर से है। इसके बीच में लगभग सैकड़ों से ज्यादा अभिनेता दोनों माध्यमों में काम कर रहे हैं, नाटक में भी कर रहे हैं और सिनेमा में भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नाटक की भूमिका है वो उसको बहुत बड़ी है और मुझे लगातार उसमें चुनौती लगती है। हमें लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बड़ा काम है, जिम्मेदारी काम है और इसे निरंतर उसको लगातार करता हूँ। गौड़ साहब, आपका और रंगमंच का इतना भारी भरकम व्यक्तित्व, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या आप रंगमंच को बचा पाएंगे? रंगमंच के खतरों की बात हमेशा होती है राजीव भाई जी, और पहले भी होती थी जब सिनेमा आया और पारसी रंगमंच के बहुत सारे कलाकार उसमें चले गए, उस समय भी होती थी। उसके बाद भी रंगमंच नई शक्ल सूरत में सामने आया और आज भी बात होती है ये। और जब मैंने नाटक प्रारंभ किया था तब भी बात होती थी कि उस समय सीरियल आ रहे थे और रंगमंच के कलाकार लगातार जा रहे थे। तो मुझे लगता है ये रंगमंच अपने आप में बहुत जिंदा माध्यम है और ऐसा माध्यम है दर्शक के साथ लगातार आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो वो हमेशा जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा जब तक हम आमने सामने देखना चाहेंगे और लोगों तक पहुंचना चाहेंगे, सवाल उठाना चाहेंगे, नाटक जिंदा रहेगा। कल मेरा नाटक था, कल जो है अम्बेडकर जयंती पर मेरा नाटक था अम्बेडकर गांधी, और उस नाटक में जो एम्फी थिएटर हमने किया था लगभग 300 को बैठने की जगह थी, वहां पर जो 500 से ज्यादा दर्शक आ गए, हमें उनको जो है लाइनों के बीच में बैठाना पड़ा और बहुत सारे दर्शकों ने नाटक खड़े होकर देखा। दर्शक नाटक देखना चाहता है, मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरी तरीके से। बहुत शुक्रिया। तो नाटक जिंदा रहेगा, नाटक के जिंदा रहने मुझे कोई शक नहीं है कि जब तक जिंदगी है नाटक रहेगा। और इसलिए क्योंकि और सबसे बड़ी बात है जितने माध्यम जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं रंगमंच के, उनमें जो अभिनेता जा रहे हैं वो नाटक से जा रहे हैं। ओके, नाटक के अभिनेताओं ने वहां जाकर अभिनय के स्तर को ऊंचा किया है। तो अगर नाटक को हम एक तरफ हटा दे तो उन माध्यम में अभिनेता कहाँ से जाएंगे? ठीक बात। तो ये नाटक का बुनियाद है। अब बुनियाद रहती है तो जो जितने भवन बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, जितने भी बड़े बड़े मतलब महल बनते हैं, सब बुनियादें बनते हैं। नाटक बिल्कुल ठीक है और नाटक की हमारी ताकत भी है। तो अरविंद जी, मेरा एक प्रश्न है जी। रंगमंच सामाजिक मर्यादाओं पे आधारित रहा है सदा जी। आपने भी अभी बताया समाज के साथ जोड़ा है आपने रंगमंच को। आज ओटीटी आ गया है, आज यूट्यूब है, आज व्हाट्सएप का एक अलग सिलसिला है, आज तरह तरह के ऐसे माध्यम आ गए हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे, हम एक भारतीय समाज की बात नहीं कर रहे, ग्लोबल लेवल पे सारी उन वर्जनाओं को तोड़ दिया है जो रंगमंच पर मर्यादा के नाम पे रहती थी। गाली गलौच, नग्नता तो कमोबेश आ ही चुकी थी, अब इतनी बुरी और गंदी गालियां भी एक आम बातचीत का हिस्सा उनमें हमें दिखाई देता है। आपको लगता है इस सब से आप रंगमंच को बचा पाए या बचा पाएंगे, या भविष्य में आने वाली पीढ़ियां किस तरह से, उनके सामने क्या एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होगा कि कैसे बचाया जाए रंगमंच को? ये विजय जी निर्भर करता है आप किस तरह के विषय पर काम करते हैं और या आपके मार्केट किस तरह से करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म या सिनेमा या जिन माध्यमों में ये सब कुछ आ रहा है, जो वर्जनाओं की बात हम कर रहे हैं, वो उनको कॉमर्शियल मार्केट है उनका, उनको उसके साथ आगे बढ़ना होता है, उनकी अपनी कॉमर्शियल, वो कहते हैं उनकी कॉमर्शियल मजबूरियां हैं। और नाटक के साथ ऐसा नहीं है। नाटक में हम जिन विषयों को लेना चाहते हैं, उसको कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे पास मार्केट का दबाव नहीं है। हम जो है अपने दर्शक के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और दर्शकों के साथ जुड़कर हम जब उनकी बातें करते हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी नाटक, जैसे मेरा नाटक कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल में हमें जो है किसी गाली गलौज की या किसी इस तरह की जरूरत नहीं है। सीधी सीधा बात है, समाज के जो भेदभाव है, जो जातिगत से लेके असमानता का भाव है या व्यक्ति के डिग्निटी का सवाल है, वो उस बात को उठाता है। जैसे मेरा एक नाटक है ऑपरेशन 3 स्टार, जो एक्सीडेंट डेथ ऑफ नार्किस डेरियोफो का नाटक है।
वो पुलिस वालों के बारे में है। पुलिस वाले किस तरह से कहानी बनाते हैं, किस तरह से एक व्यक्ति को फंसा देते हैं। तो एक उसमें जब मैं नाटक करता हूँ तो कई बार पुलिस वालों का जो बिहेवियर होता है उसको देखते हुए तो गालियों की भरमार होनी चाहिए उस नाटक के अंदर, लेकिन हम उन गालियों को हम ग्रांटेड नहीं लेते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें गाली हर लाइन में देनी है। जी। जहां लगता है कि छोटी मतलब जो हम व्यवहारगत हम करते हैं उसी तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर सिनेमा के वाले जो लोग हैं वो ग्रांटेड लेते हैं कि समाज में ऐसा होता है, तो समाज में ऐसा होता है, समाज की मांग है इसलिए वो उन सब चीजों को अपने यहाँ लेकर आते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा विजय जी, आमतौर से नई पीढ़ी जिस तरह से आ रही है, मेरी पीढ़ी जब थी, राजीव जी हम लोग थे, तो माना जाता था कि आप जो है सिगरेट पीजिए, शराब पीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए तो अभिनेता हो जाएंगे, आवाज आपको भारी करनी है तो आप सिगरेट पीजिए और पानी पी लीजिए तो आवाज भारी हो जाएगी। तो ये इस तरह से, या ड्रग्स है, ड्रग्स के बारे में बहुत सारी बातें करके उनको समाज में मान्यता दी जाती है कि ये फला एक्टर ड्रग्स लेता है तो आप लीजिए, आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ये सब चीजें वहां जरूरत होती है जब आपको डेकोरेशन की और आपके अंदर क्षमताएं नहीं होती है, आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होता, आप समाज को नहीं समझ पा रहे होते हैं, तब आप बाकी चीजों को सहारा लेते हैं। नाटक में हम सीधी सीधी बात करते हैं, समाज के साथ सीधे जुड़े हैं, हमारे यहाँ परिवार भी देखने आते हैं, हम गली मोहल्लों में जाकर नाटक करते हैं। तो गली मोहल्ले में जब नाटक करते हैं तो हमें उसमें तमाम चीजें, हम एक वहां पर एक अवेयरनेस के लिए गए हैं, डायलॉग के लिए गए हैं, हम अपनी चीजें थोपने के लिए नहीं गए हैं, या हम उनसे गाली गलौज करके या वर्जना वाली चीजें दिखाकर हम ये अपने पॉपुलर करने के लिए नहीं गए हैं। हम समाज के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सवालों को उठाकर एक संवाद के लिए हैं, और ये ही मुझे लगता है जिम्मेदारी है। हमारे बहुत सारे नाटक हैं, नुक्कड़ नाटक भी हम करते हैं, मंच के नाटक भी करते हैं। मैंने पहला जो नाटक किया था भीष्म सानी का, हानुष किया था। हानुष में इसी तरह के सवाल है कि कलाकार किस तरह से पूरे सिस्टम के साथ काम करता है, सिस्टम उसके साथ क्या किस तरह करता है। वो घड़ी बनाता है, घड़ी बनाने पर जो राजा उसकी आंख निकलवा लेता है, एक दूसरी घड़ी ना बना पाए वो, जब घड़ी खराब हो जाती है तो उसको उसी को दोबारा बुलाया जाता है और उससे पहले राज दरबार में बैठा दिया जाता है। कला के साथ ये होता है, कला को जब कला ज्यादा विरोध करती है तो उसको खरीद कर राज दरबार में बैठा दिया जाता है। तो जब घड़ी खराब होती है तो हानुष को बुलाया जाता है, हानुष हथौड़ा लेके उसको ठीक करने के लिए खड़ा होता है कि उसको लगता है कि घड़ी को मैं तोड़ दूं, कि इस घड़ी की वजह से मेरी आंखें गई हैं। लेकिन नीचे कोई आदमी चिल्लाता है कि हानुष तुमने इतनी बढ़िया घड़ी बनाई है और तुमने पूरे शहर को समय बताया। तो हानुष के हाथ उस घड़ी को तोड़ने के लिए नहीं बढ़ते हैं, उसको लगता है कि मैंने जो क्रिएट किया है वो बहुत बड़ा है। तो कलाकार का काम जो समाज में क्रिएशन है, समाज में जो मान्यताएं हैं, जो हमारे परंपराएं, हमारे संस्कार है, हमारी चीजें, उनकी जांच पड़ताल करके समय के साथ चलते हुए समाज को एक कदम आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि साहित्य या नाटक सिर्फ दर्पण होता है, दर्पण नहीं है। आप दर्पण के साथ साथ उसमें करेक्शन और उसमें जागरूकता का एक लगातार दर्शक को भी एजुकेट करते हैं ना, तो हम लगातार दर्शक को भी एजुकेट करते हैं। तो हमारे सारे नाटक डायलॉग की तरह हम करते हैं, और एजुकेशन में कला की बहुत बड़ी भूमिका है। मनोरंजन सिर्फ हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अरविंद जी, आपने बताया कि आपने संस्कारों को संभालते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बताइए कि जो आज रंगमंच में क्या बहुत समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो समाज का उसमें भागीदारी हो, चाहे सरकार की भागीदारी हो, उसको आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं? देखिए, जब नाटक कर रहे हैं तो नाटक में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भारत में अभी भी इतने सालों बाद भी हमारे पास कोई कल्चर पॉलिसी नाम नहीं है, और जब कल्चर पॉलिसी नहीं है तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि कलाकार तक जो साधन पहुंचने चाहिए या चीजें होनी चाहिए वो कहीं बीच में रुक जाती हैं। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हमारे पास इतने सालों बाद भी एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जबकि इसको हमारे बहुत सारे IIT है, बहुत सारे IIM है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। नतीजा परिणाम क्या होता है कि तमिल का छात्र, कन्नड़ का छात्र, गुजराती का छात्र, बंगला का छात्र या असमी का छात्र, ये अन्य भाषाओं का, भोजपुरी का छात्र भी यहाँ पर दिल्ली में आकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश लेता है। अन्य बहुत सारी भाषाओं का समन्वय करने की कोशिश होती है, लेकिन अगर बंगला का छात्र या तमिल का छात्र वहीं पर शिक्षा ग्रहण करें, वहीं पर जो लोकल फोक है, लोकल कला या वहाँ ट्रेडिशंस हैं, उनको लेकर वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले थिएटर में,
तो उससे कलाओं का विकास क्षेत्रीय स्तर पर होगा। तो वो एक बहुत बहुत बढ़िया, ज़्यादा बहुत बढ़िया, उसको बहुत बड़ा पॉइंट कलाकार है। बोलते हैं कि आप कला का विकास वहीं कीजिए, कलाओं को आप डेमोन्स्ट्रेशन चीज़ मत बनाइए। जैसे एक समय में विजय जी आपको याद होगा, बहुत सारे उत्सव पूरे दुनिया भर में भारत उत्सव के नाम पर हुए थे। कलाकारों को पूरी दुनिया में अलग-अलग किया, लेकिन उससे कला का भला नहीं हुआ। कला के नाम पर जो है उत्सव हो गए, लेकिन जो जो कलाकार थे, जो फ़ोक कलाकार थे, उनको जो साधन उनको जो जिस तरह विकसित करने की ज़रूरत थी, उसका अभाव हुआ। तो ये कल्चर पॉलिसी की ज़रूरत है और कलाकारों को साधन देने की ज़रूरत है। जो हमारे पास ऑडिटोरियम्स की आज भी कमी है। बड़े बड़े महंगे ऑडिटोरियम्स हैं, कला के नाम पर जो सरकारों ने लोगों को सस्ती ज़मीन दी थी, उसका पूरा जो है जो घराने हैं वो अपने इतने महंगे ऑडिटोरियम से रखते हैं। तो ये है कि उसका, लेकिन कलाकार जैसे हमारी संस्था ने, अस्मिता ने उसका रास्ता निकाला। हमने अपना एक छोटा-सा स्टूडियो थिएटर बनाया। दिल्ली और बॉम्बे में हमारा स्टूडियो थिएटर, हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते हैं राजीव जी, हम समस्याओं कैसे हम अपने स्तर पर हल कर सकते हैं, क्योंकि समस्या गिनाते तो हर व्यक्ति जो है, अगर हर ज़्यादातर नागरिक समस्याएँ गिनाते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ समाज में, अगली पीढ़ी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो हम करने की कोशिश करते हैं। ये हमने बहुत बड़ी छोटे बात थिएटर है बनाए, अरविंद जी, ये हमने बहुत थिएटर बड़ी बनाया जी, दिल्ली में थिएटर बनाया, बम्बई में बनाया। हम जब जी। वहीं पर नाटक करते हैं, वहाँ भी करते हैं, मेन स्ट्रीम में करते हैं, और अन्य ग्रुपों को बोलते हैं कि आप एक छोटा सा ड्राइंग रूम भी है ना, आप उसमें नाटक करिए, नुक्कड़ पर जाकर नाटक किए, छतों पर जाकर नाटक किए, तो नए रास्ते बनाइए। समस्या बहुत गिनाना बढ़िया, आसान है, बहुत एक बढ़िया, समस्या भी उसका समाधान जरूरी है। बहुत जी बढ़िया। अरविंद जी, मेरा अगला प्रश्न है, हाँ। कहानियों का चुनाव कैसे करते हैं आप? मैं आपके जो थोड़ा काम पे देख रहा था, एक तरफ आप अस्मिता के माध्यम से कोर्ट मार्शल है या अंधा युग है, अंधा युग को लें तो एक तरह से महाभारत पे आधारित कथा है। एक वो बिंदु है, दूसरा मैं देख रहा हूँ आप हर्षमंधर की पुस्तक पे भी आपने थोड़ा काम किया है, अनसुनी बनाया है। जी जी बड़ा उसमें प्रतिरोध का प्रखर स्वर सुनाई पड़ता है आपके उस अनसुनी में। तो मेरा ये जो बड़ा भारी, बड़ा लंबा चौड़ा फलक्रम है, ये एक पूरा एक तरफ अंधा युग है, एक तरफ हर्षमंधर है, जो हाईली कंट्रोवर्शियल है भारतीय समाज में। तो इस सब में कहानियों का चयन कैसे होता है? क्या इसके पीछे आपकी कोई साम्यवादी विचारधारा है या सिर्फ सामाजिक गतिविधियों का प्रतिफलन है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है विजय जी, ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है। और इसमें सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं किसी विचारधारा से नहीं। हमने जब मैंने नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए थे, उस समय नुक्कड़ नाटक, आपको मालूम होगा कि नुक्कड़ नाटक पार्टियों के सांस्कृतिक संगठनों के पास था। वो जो उनके कल्चर भी हुआ करते थे, वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए नुक्कड़ नाटक करते थे, जी, अपने मजदूर संगठनों का, अपनी पार्टी का। जब मैंने नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए, तो सबसे पहले हमने तय किया कि हम सामाजिक मुद्दों पर काम करेंगे। वो सामाजिक मुद्दे जो मेरे आसपास फैले हैं, घर में हैं, घर पड़ोस में हैं, सड़कों पर हैं, या हमारे समाज में हैं। तो हमने सारे के सारे मुद्दे सामाजिक लिए, और हमने किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, और आज तक हम किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। मैंने नाटकों की जो चयन की आपने बात की, मैंने शेक्सपियर से लेके मोलियर, मोहन राकेश, अंधा युग, धर्मवीर भारती से प्रारंभ करते हुए मैंने भीष्म सानी के नाटक भी किए हैं, महेश दत्तानी के किए हैं, अशोक लाल किए हैं, राजेश कुमार के नाटक किए हैं, बहुत सारे अलग अलग विषयों पर नाटक किए हैं। जहाँ पर आपने हर्षमंधर की बात की, हर्षमंधर की किताब है, हर्षमंधर की व्यक्तिगत जिंदगी, व्यक्तिगत विचार, वो मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी उनकी किताब है जो उन्होंने पहले लिखी, अनहर्ड स्टोरीज, जो सामाजिक मुद्दों पर है, अनहर्ड वॉइसेस, जो सामाजिक मुद्दों पर है, जिसमें उसमें से मैंने चार पांच कहानियां मैंने उसमें उनके किस्से लिए, सड़क पर रहने वाले बच्चे और कुछ रोगी या आदिवासियों की समस्या। तो ये इस तरह के जो जो मुद्दे थे, या जो अदालतों में जो है लोग जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे होते हैं, मुश्किल से होते हैं, तो उन मुद्दों को लेकर हमने एक नाटक बनाया था, उन बातों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि सड़क पर जो बच्चे रहते हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। अब जो कुछ रोगी हैं, आज भी जो कुछ रोगी उसी तरह समाज के हाशिए पर बैठे हुए हैं, तो मुद्दा कहीं से भी होता है। मैंने अलमुंजर जैदी पर भी नाटक किया,
जिसने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जूता फेंक कर प्रतिरोध किया था। तो ये तमाम तरह के मुद्दे जो हैं हम लोग अपने नाटकों में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अंबेडकर गांधी नाटक है, दो बड़े व्यक्ति हैं जो सामाजिक बदलाव करना चाहते थे, उनके विचारों में क्या मतभेद था, क्या समानता थी, उसको ये मंच पर लेकर आए। तो हम लोगों को इन मुद्दों को लगातार खड़ा करते हैं, उनको ये नहीं कहते कि आप इसका पालन कीजिए, हम हर मुद्दे को लेकर आते हैं। जैसे हमारा एक जो बहुत चर्चित नाटक है फाइनल सॉल्यूशंस, महेश दत्तानी का नाटक है। फाइनल सॉल्यूशन में सांप्रदायिकता के बारे में बातचीत है, लेकिन उसमें हम लोग विवेक पर छोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या है कि आप समझिए, जानिए कैसे। एक मामूली आदमी हमारा इकरू नाटक है, इकरू फिल्म है अकिरा कुरोसावा की, उस पर अशोक लाल जी ने नाटक किया। एक मामूली आदमी, एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने एकांत में रहता है और किस तरह से उसको लगता है जिंदगी समाप्त हो गई है, वो लेकिन खुशी की तलाश में क्या समाज से जब जुड़ता है तो उसको खुशी मिलती है। तो हम जो है व्यक्ति को समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, आप कम से कम उसके बारे में बोलिए तो सही, कुछ करिए तो सही। जैसे हमने जो है एसिड अटैक पर नाटक किए। एसिड अटैक एक बहुत बड़ा इशू था, उसकी लड़ाई हमने सड़कों पर लड़ी, सड़कों पर हमने आंदोलन को मजबूत किया और नतीजा क्या हो गया, एसिड अटैक के बारे में अवेयरनेस हुई। हमने महिलाओं के सवालों, जेंडर के सवाल पर बात की, वो नाटक गली गली मोहल्ले मोहल्ले किया, डोमेस्टिक वर्कर के बारे में की। जी जी विजय जी। पर अरविंद जी, आपको मैं देखता हूं कि आप भूमि अधिग्रहण बिल पे भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप एक नाटककार ना रह के एक विरोध का स्वर उभरता है। मतलब वो नाटककार की से मैं थोड़ा अलग पाता हूँ वहां आपको। विजय जी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये अधिकांश लोगों का ये जो आकलन है वो बिना परिप्रेक्ष्य को देखे आता है। हमने आज तक किसी पार्टी के पक्ष में कोई नाटक नहीं किया है, ना हम करें, ना किसी पार्टी जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमारा अगर कहीं विरोध का स्वर आता है तो वो किसी पार्टी या सत्ता के विरोध में नहीं होता है, वो व्यवस्था के विरोध में होता है। जो व्यवस्था है उसके विरोध में हम करते हैं, चाहे व्यवस्था कोई भी होती है। जहां हमको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वहां पर हम खड़े होते हैं। हम किसी व्यक्ति के विरोध में मुट्ठी तान कर नारे नहीं लगाते हैं कि किसी कोई आंदोलन हो रहा है हम उसमें घुस जाएं, कहें जी ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, बिल्कुल नहीं करते हैं। जो भी सवालात है उसे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आपातकाल में शायद मैंने पहला विरोध का स्वर सीखा था, तो वहां पर जो है मैं स्कूल में था, वहां सीखा था। और उसके बाद हम धीरे धीरे जो 84 के दंगों में हम मतलब उसमें अपने दोस्तों को और मदद और कैंपों में मदद कर रहे थे। उसके बाद के आगे देश में जो भी चीजें आई हैं उसमें कहीं ना कहीं हम सही ढंग से खड़े हुए। और जहां पर विजय जी हमें लगा कि ये आंदोलन जो किसी व्यक्ति के विरोध में है, किसी पार्टी के विरोध में है, हम उससे किनारा कर गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ओके अरविंद जी, आपको राजीव जी आपको बताया, आपने साक्षी है उस बात के, जहां लगा कि किसी व्यक्ति के विरोध में किसी मकसद से हो रहा है, हमने उससे सैर हुए, हम पार्टी का हिस्सा नहीं बने। और ये बहुत स्पष्ट है कि हमें कोई जो है ना हमने किसी पार्टी से लाभ लिया। और यही वजह है कि आज तक विजय जी हमारा जो कोई भी सरकार रही हो, हमने आज तक सरकार से एक पैसा नहीं लिया, किसी कॉर्पोरेट से मदद नहीं ली है। हमने जनता से, लोगों से टिकट मंगवाया कि टिकट देखिए नाटक, दोस्तों से मदद ली, हमने किसी से मदद नहीं ली। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है, 30 साल हमें हो गए, 30 साल में बहुत सारी पार्टी और सत्ताएं आई और आज हम किसी के अगर पक्ष में होते हमें मदद करता वो, या किसी पक्ष में किसी विरोध में होते तब सत्ता में आता मदद करता। हमने किसी के साथ हमारा ताल्लुक नहीं रहा। अब भी बहुत स्पष्ट है कि कहीं पर भी कुछ भी देश के खिलाफ होता है, संविधान के पहले पन्ने के खिलाफ होता है, तो हम सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होते हैं कि नहीं, गलत है, हमारा समाज है, यहाँ पे हमें अपने समाज में परिवर्तन की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन वो देश के खिलाफ बात नहीं जानी चाहिए। समाज में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो सब हमारे संविधान और हमारे पूरे दायरे में होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट है। अरविंद जी आपकी बातों से ये साफ दिख रहा है कि आप एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए आपका ये सफर 30 साल के बावजूद भी जारी है। तो आपको सिर्फ ये बताइए कि आपको कितनी सफलता मिली। हालांकि अब ये आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। आपको इसमें कितनी सफलता मिली और अभी और क्या सपने बाकी हैं जो पूरा करना चाहते हैं? नाटक में बहुत सारी हमारी मतलब जो है सक्सेस स्टोरी बहुत सारी हैं।
जैसे हम अगर ये करें कि जैसे हमने पहले जो मैं नुक्कड़ नाटक शुरू किए थे, मजदूरों के बीच में प्रारंभ किए थे। मजदूरों का एक्सीडेंट हो जाता था, उनको मुआवजा नहीं मिलता था, निकाल दिया जाता था, तो बहुत सारे हमने उस पर काम किया। और लेकिन हम किसी झंडे में नहीं किए, बल्कि हम उनको मजदूरों के पक्ष में काम किया कि उनको मुआवजा मिले, और किसी पार्टी के साथ जुड़े हम मतलब नहीं था। हमने डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए काम किया। पहले डोमेस्टिक वर्कर ही नहीं माने जाते थे। हमने पूरा आंदोलन चलाया डोमेस्टिक वर्कर के पक्ष में। नतीजा हुआ भारत में डोमेस्टिक वर्कर्स को मजदूर का उनको जो न्यूनतम वेतन का तय हुआ। इसी तरह से हमने एक पूरा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, पुस्तकालय मदिरालय। भारत को क्या चाहिए, हमें लाइब्रेरी चाहिए या मदिरालय चाहिए। मदिरालय जगह जगह खुले हुए हैं, सरकार कोई भी रही है, लेकिन मदिरालयों की तादाद लगातार बढ़ाते चले गए। तो नतीजा क्या हुआ कि हमने उसको बिहार में किया, उस जगह जगह और जगह भी किया। और पहली बार भारत में जो है लाइब्रेरी मिशन बना। उसके बाद बहुत से लाइब्रेरियां जो बंद हो गई थी, उनको मदद मिली। तो लाइब्रेरी के प्रति जागरूकता समाज में आई। मदिरालय बंद होना नहीं होना हमारा मुद्दा नहीं था, लाइब्रेरी के लिए सजगता पैदा करना हमारा मुद्दा था, वो हुआ। हमने जेंडर इशू में काम किया और बहुत ज्यादा तादाद में नुक्कड़ नाटक किए। हमारा नुक्कड़ नाटक 10 तक, उसके 10,000 से ज्यादा शोज हम कर चुके हैं अब तक। ऐसे नाटक पे काम किया और सफल आंदोलन हुआ। इसी तरह से हमने जो है LGBT आंदोलन के साथ हम जुड़े, और नतीजा LGBT की पूरी लड़ाई में अस्मिता साथ रहा, और वो भी इस समाज में हमने लोगों तक पहुंचे कि ये मुद्दा है और इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो हर मुद्दा जो भी हमारे समाज में आया है, जैसे अभी हम जो काम कर रहे हैं, जब पीरियड्स पे एक नाटक हमने बनाया, वो दिन नाम का नाटक बनाया। जैसे हमने रोड रेज पे नाटक किए, सड़कों पर जो लोग लड़ लेते हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रक्तदान के लिए हमने बहुत काम किया। तो हमने नाटक को समाज से जोड़ा, लोगों से जोड़ा कि आप सड़कों पर लड़कर खून बहा देते हैं, लेकिन घायल हो गए ना व्यक्ति, कितने लोग मर जाते हैं बिना खून के, उनको रक्त दीजिए। तो रक्त पर हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसको हम लगातार करते हैं। हमारे अभिनेता भी रक्तदान करते हैं, हम लोगों तक भी पहुंचकर उनसे अपील करते हैं। महिलाओं के डिग्निटी के लिए, उनके काम के जोड़ने के लिए हमने किया। हमने बस्तियों में जाकर किया कि लड़कियां जो 10वीं पास करती हैं, 12वीं पास करती हैं, उनको डिग्निटीज के साथ काम मिले। तो उनको हमने बहुत सारे NGO से जोड़ा जो उनको स्किल्ड वर्कर बनाते थे। अब बहुत सारी लड़कियों को हमने कार चलाने से, गाड़ी चलाने के साथ जोड़ा। तो अस्मिता सिर्फ जो है जो काम हमारा दिखाई देता, उससे आगे हमने समाज के अलग अलग तबकों के साथ काम किया। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नाटक काम सिर्फ ये नहीं कि हमने नाटक किया, ताली बजाई और हो गया, नहीं। हम जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी, लोगों तक पहुंचे, लोगों तक। हमने स्कूलों में बहुत काम करते हैं, कॉलेजों में नाटक करते हैं, तो और इसलिए लोग हमें प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि हमारा नाटक किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं होता। तो ये अरविंद जी ये जो इतने प्यारे प्यारे नाटक करते हैं, खूबसूरत नाटक करते हैं, इस वजह से आपका चेहरा इतना खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ है। नहीं, आप जैसे दोस्त जो है ना, हमारा उत्साह हमेशा बढ़ाते हैं। और इसलिए मैंने आपके चेहरे को कभी भी उदास नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराता हुआ देखा है मैंने। खैर चलिए, मतलब मजा आ गया आज आपसे बात करके। सच में आपने अपनी बातों को इतने प्यारे और इतने क्रिस्पी अंदाज में पेश किया है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और हमारे एक छोटा सा 30 सेकंड की बात और बताइए, मोटाराम का सत्याग्रह जो ये प्रेमचंद की कहानी पे है, जी, इसके बारे में 2-3 लाइन में बता सकेंगे, क्या है ये? जी, अब प्रेमचंद के बहुत सारे नाटक हम करते हैं, उनकी कहानियों पर। जैसे हम अभिनेता की ट्रेनिंग करते हैं, प्रेमचंद से लेकर तमाम हमारे जो साहित्यकार हैं, उनकी कहानी हम करते हैं। ये जो मोटेराम का सत्याग्रह नाटक है, ये प्रेमचंद की कहानी मोटेराम पर आधारित है। और ये आजादी से पहले किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे समाज को बांट कर रखते थे और किस तरह इस्तेमाल करते थे, ये उसके बारे में है। और एक जब सरकार, एक ब्रिटिश वायसराय साहब आने वाले हैं, वो नहीं, और जनता जो हड़ताल करना चाहती है, हड़ताल को रुकवाने के लिए ब्रिटिशर्स किस तरह साजिश करते हैं, उस साजिश को ये पर्दाफाश करता है और लोगों को बताता है कि भाई अब आप जो है समाज के बारे में सोचिए, देश पहले है। और हमारे जो धर्म का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, ब्रिटिशर ने बहुत किया, धर्म के नाम पर देश भी बांट दिया, और जिसके नफरत के बीच आज तक हमारे समाज के अंदर है, और हमारे देश का विभाजन उसके आधार पर हुआ। तो ये जो धर्म का इस्तेमाल जो ब्रिटिश ने हमारे लिए किया, प्रारंभ से किया, और जो बाहर की ताकतें इस्तेमाल करती हैं, तो ये नाटक उसके विषय
दोस्तों चलिए आज जानता रंगमंच के गुरु से बात करके ये जी। तो तय हो गया कि रंगमंच हमेशा जिंदा रहेगा। हमारा विषय था क्या थिएटर जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आज गुरुजी से बात करके ये तो तय हो गया कि हमारा रंगमंच जिंदा रहेगा और ये कलाकार तब पैदा तक करते आप जैसे रहेंगे। दर्शक रहेंगे, आप जैसे दोस्त रहेंगे, तब तक और अच्छा सुनने वाले अब रहेंगे, नहीं नाटक अरविंद जी, हमेशा हम रहेगा। लोग आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं इंडिया और आपके 2 प्ले देखेंगे। हमारे को आप टिकट लेकर ही बताएंगे कि भी कौन सा थिएटर देखना है, आपका नाटक देखना है, वो हम नहीं, नहीं, देखेंगे। बिल्कुल, ठीक स्वागत है है। आपका जी, और मेरे बिल्कुल सारे स्वागत है। दर्शकों से, मेरे अपने दोस्तों से जो यूट्यूब के मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज ये जरूरत है। थिएटर आज भी बहुत बड़ी जरूरत है कि इससे यंग जनरेशन भी इसके साथ जुड़े, और उसमें मैं अरविंद जी आपके साथ हूं। जहां पर भी हमारी जरूरत होगी, विजय जी और मैं मेरी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप बस हमें इशारा कर देना, बंदा तैयार है। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अजीत जी और विजय जी आपका, बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।